जिसका घर शीशा का होता है वो दूसरे घर पर पत्थर नहीं फेंकते, कि जिनका जितना संख्या भारी उनको उतना हिस्सेदारी। ये देश का मीडिया, गोदी मीडिया तो भूल गया प्रश्न करना। हम तो फूल थे, तूने कांटा बना दिया, अब कांटों के कहते हो चुप ना छोड़ दे। जो कल तक बेटियों का लहंगा को रिमोट से उठाता था वो आदमी नीतीश कुमार पर आज उंगली उठा रहा है। जो नीतीश कुमार जी के चरित्र को हनन करने के लिए आते हैं, सेक्स बताते हैं, योनि बताते हैं। मणिपुर में बेटियों का ब्लू फिल्म देखा। नमस्कार दोस्तों। बिहार में बहार है क्योंकि नीतीश सरकार है। नीतीश सरकार ने इस बार बिहार में क्या कुछ किया और किस बात से वो सुर्खियां बटोर रहे हैं, साथ ही कुछ ऐसी बातें भी हुई है जिसकी वजह से जगह जगह उनकी चर्चाएं हो रही है। तो सबसे पहले जिस बात से उनकी सुर्खियां बटोरी गई है उन पर हम बात करेंगे। हम जातिगत जनगणना की बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सारे व्यूवर और सारे दर्शकों को और आपको पूरे परिवार को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, जो आज समाज और देश का ज्वलंत मुद्दा को आप उठा रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। जी, जिस तरीके से जाति जनगणना की बात हुई है और इसकी शुरुआत, चूंकि तमाम ऐसी पार्टियां आई, जातियों के विषय में बात करी और जातियों के विषय में अलग अलग तरीके से उन्होंने बात करने की कोशिश की और जातियों का मनोबल भी अपनी तरफ लिया। लेकिन जो नीतीश कुमार ने बिहार के अंदर में जातिगत जनगणना का ढांचा बना दिया, खाचा बना दिया, रूप बना दिया और फिर अब उस पर लोग चल पड़े हैं, अलग अलग राज्य भी उसके तरफ झुकाव पड़ रहा है। इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और बिहार के बारे में आपको स्पष्ट कह दूं, जब जब भारत के अंदर कोई परिवर्तन हुआ तो बिहार ही वहां लाइन खींचा है। चाहे वो 74 हो, चाहे वो 90 हो, चाहे वो आज हो। बिहार कोई ऐसी साधारण राज्य नहीं है और नीतीश कुमार जी ने बिहार पे तो चार चांद लगा देने का काम किया है। ये चार चांद लग गया। जो कल तक नीतीश कुमार जी जब जाति जनगणना की बात करते थे तो लोग न जाने क्या क्या लोग कहा करते थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का स्टेटमेंट सुना होगा, मध्य प्रदेश के अंदर और राजस्थान में कई बीजेपी के लोग कहने लगे कि मैं भी जाति जनगणना का विरोधी नहीं हूं, हम भी जाति जनगणना के पक्षधर है। और ये भी आपको मालूम पड़ गया होगा कि विरोधी पक्ष के भूमिका में कांग्रेस पार्टी है, इंडिया गठबंधन है, जिसने अपने खासकर घोषणा पत्र में भी और तमाम राज्यों में जो आज चुनाव हो रहा है उसमें स्पष्ट कह दिया कि 2024 में अगर कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन आती है तो हम सबसे पहले प्राथमिकता में पहली होगी जातीय जनगणना को हम कराएंगे। लेकिन डबल चोट मारने का काम किया नीतीश कुमार जी ने। एक तो उन्होंने जातीय जनगणना किया तो लोगों को लगा था कि सिर्फ जातीय आंकड़ा पेश करेंगे, लोगों को नहीं लगता था कि नीतीश कुमार जी एक नया मॉडल और देंगे भारत के अंदर, लेकिन उन्होंने नया मॉडल देने का काम किया। सब लोग डरते थे कि सुप्रीम कोर्ट के भाव से जल जाओगे, सुप्रीम कोर्ट के लॉ से जल जाओगे जब 50% से आगे जाओगे, लेकिन श्री नीतीश कुमार जी ने लोकतंत्र की परिभाषा को परिभाषित किया, क्योंकि लोकतंत्र का परिभाषा कहता है कि जिनका जितना संख्या भारी उनको उतना हिस्सेदारी। चाहे कोई भी जाति को हो, हम किसी जाति का विरोधी नहीं हो, चाहे वो स्वर्ण हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो मुसलमान हो, देश का नागरिक है। अगर देश में 100 नियुक्तियां हैं, देश में अगर 100 वैकेंसियां हैं तो 100 में एक रोटी, एक पद सबको मिलना चाहिए। यही तो लोकतंत्र है, इसी को कहा जाता है जिनका जितना संख्या भारी उनको उतनी भागीदारी। श्री नीतीश कुमार जी ने जिस 10% का आरक्षण का भी आपने देखा होगा, जब 10% अपर क्लास को भी आरक्षण मिल रहा था तो नीतीश कुमार जी ने विरोध नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि इनकी आबादी अगर 10% है और 10% में इनको आरक्षण दे देते हैं तो ये भी एक सामाजिक न्याय है, उनको अधिकार मिलता है। और उस स्वर्ण समाज में भी अगर कोई गरीब है, स्वर्ण समाज भी आरक्षण के अगर कोई हकदार है तो उन्हें मिलना चाहिए, इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन यह भी बात है कि अगर कोई 90% लोग का हिस्सा कोई 10% अकेले खा जाना चाहता है तो मैं खासकर मैं कहता हूं नीतीश कुमार जी जननायक बन गए, भारत के जननायक बन गए, जो 50% की दायरा को बढ़ा करके 65% का सर्वसम्मति से विधानसभा में आरक्षण बिल पास करने का काम किया। मैं धन्यवाद देता हूं और ये रोल मॉडल बन गया। अब ये रोल मॉडल बन गया, अभी कुछ दिन के बाद और देखिए क्या क्या होता है। ये तो जो चर्चाएं आप देख रहे हैं, लगातार पत्रकार साहब चर्चा हो रहा है, जो नीतीश कुमार जी के चरित्र को हनन करने के लिए बिल्कुल गंदा प्रचार किया जा रहा है। अभी देखिए, अभी मनोज तिवारी जी काउंटर कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी काउंटर कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूँगा और दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से राजेंद्र जी, आपको भी कि जब जातिगत जनगणना की शुरुआत हुई और वहाँ से एक बड़ा आंकड़ा आया, पूरे देश के अंदर में आया,
तो तमाम ऐसे अटकलें भी तेज हो गई और उसमें ये कहा गया कि ये फर्जी आधार है और फर्जी तरीके से ये जनगणना किया गया है। एक बात, दूसरी बात, जब प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े मंच से इस बात को कहते हैं और गुरेज नहीं करते हैं कि भाई अब जो है जातियों में देश को बांटना शुरू हो गया है और इसकी शुरुआत जो है पार्टियों ने कर दिया है बिहार से, क्या कुछ कहना है? देखिए हम धन्यवाद देता है क्योंकि आप बधाई के पात्र हैं, कम से कम आप प्रश्न करते हैं। ये देश का मीडिया, गोदी मीडिया तो भूल गया प्रश्न करना। जिससे प्रश्न करना चाहते चाहिए उससे प्रश्न नहीं होता है। कम से कम आप इतना तो है कि सत्ता या विपक्ष में बैठे लोगों का प्रश्न आप कर रहे हैं, मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं इस बात पर आपको स्पष्ट रूप से आपको बताऊं कि जातीय जो खासकर जातीय जनगणना से अगर जातिवाद बढ़ता है तो आपसे मैं पूछ सकता हूं कि आप मुझे बताइए, आप बड़े करीब से इस समाज की बनावट को आप देखते हैं। आपने मनुस्मृति को भी पढ़ा होगा, आपने रामायण को भी पढ़ा होगा और आपने ये भी देखा होगा, ऊंच नीच को भी आपने देखा होगा, भेदभाव को भी आपका देखा होगा। तो बताओ, हम तो फूल थे, तूने कांटा बना दिया, अब कांटों के कहते हो चुप ना छोड़ दे। कौन कहता है कि जाति जनगणना से जातिवाद बढ़ता है? जातिवाद के जन्म देने वाले ये मनु से पूछना चाहिए। और मनु के समर्थन में जो खड़े हैं, रामायण और महाभारत की प्रतियां रात दिन वेद आधारित देश चलाना चाहते हैं, ये सवाल तो उनसे कर लेना चाहिए। जो देश को 6000 जातियों में बांटा, क्या देश के 6000 जातियों में दलित बांटा, मुसलमान बांटा, अल्पसंख्यक बांटा, ओबीसी बांटा? प्रधानमंत्री जी भी तो कहते हैं कि मैं भी तो ओबीसी से आता हूं, खुले मन से उन्होंने बोला है, तो इसमें आपको क्या दिक्कत अब प्रधानमंत्री जी, ये भी मैं कहना चाहता हूं कि आप मुझे बताइए, प्रधानमंत्री जी 2014 में आए तो 2014 से पहले तो देश नहीं जाना कि गुजरात में 4 बार मुख्यमंत्री बनने वाले ओबीसी हैं। लेकिन जैसे ही वो दिल्ली की ओर आते हैं, गोधरा कांड होने के बाद में, तब पूरे देश को बताने लगे ओबीसी है। ये ओबीसी बताना, ये जातिवाद नहीं कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? ये आप ओबीसी को पटाने की बात नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? आप मुझे बताइए, आप अगर ओबीसी थे तो आपको जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, 4 बार मुख्यमंत्री आप वहां बने हैं, आप एक बार भी नहीं बताए कि मैं ओबीसी हूं। एक बार फोरम में नहीं कम से कम कह सका। आप पता लगा लीजिए। अब बताइए, ये तो अभी डिग्रियां भी, कल तक 8वां पास की जानकारी मिलती थी आप लोग के टीवी के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से। अब तो हम ग्रेजुएट, एक नई यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट बता दी जा रहे हैं। तो हमको नहीं समझ में आया है, मोदी जी ओबीसी हैं कि कितना क्लास पढ़े हुए हैं, कि इनके पास कौन सी डिग्री है? मेरे पास इसका जवाब नहीं है। ये मोहन भागवत जी से पूछ लीजिए और मनोज तिवारी जी से पूछ लीजिए, जो बड़ी बड़ी बातें अभी संस्कार की कर रहे हैं, जो कल तक लहंगा से उठा रहे थे, रिमोट बेटियों की लहंगा बस मैं अब उसी पे आ रहा हूँ। और दूसरी बड़ी बात यह है जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया था दर्शकों, कि जिस तरीके से अभी हाल ही में बस कुछ ही दिन हुए हैं जब नीतीश कुमार ने भरी सदन में जिस तरीके से जनसंख्या की बात करी और जनसंख्या किस तरीके से कंट्रोल किया है, इस बातों का खंडन करते करते उनके मुंह से कुछ ऐसी बातें निकली है जिसका कि घोर विरोध हो रहा है चारों तरफ। देखिए, मैं स्पष्ट प्रकाश साहब आपको बता दूं, आप बहुत संयमित तरीके से और बहुत ही साजिदगी से इस प्रश्न को आप उठा रहे हैं, मैं सम्मान कर रहा हूं ये बात को। लेकिन आप मुझे बताइए, नीतीश जी ने ऐसा क्या कह दिया जो प्रलय आ गया इस देश में? आपको मुझे बताइए, ये बातें, ये भी अगर कहीं कहीं वीडियो आपको मिला होगा तो देख लीजिएगा, या अगर अंदर का वीडियो बंद करा दिया गया था, ये भी पता ये भी एक कॉन्स्पिरेसी है। नीतीश जी ने कहा था, ये बातें जो मैं कह रहा हूं इसको बाहर नहीं किया जाए, मैं ये अंदर की बातें कह रहा हूं कि अगर बेटियों के अंदर अगर प्रजनन दर को नीचे करना है, अगर आप जनसंख्या नियंत्रण करना है, तो देश की बेटियां आधी आबादी है, इनको पढ़ाना होगा, इनको ज्ञान देना होगा, इनको शिक्षा देना होगा, इनको रोकथाम के उपाय बताना होगा। और बताइए, प्रधानमंत्री जी से पूछ लेते कि आप जब सेक्स पर शिक्षा देने की बात आप कह रहे थे, आप सिलेबस में डालने की बात कह रहे थे, 8वां और 7वां के जीव विज्ञान में, बायोलॉजिकल सिस्टम में, बायोलॉजी में जो आप पढ़ाते हैं, शुक्राणु और अंडाणु जो बताते हैं, सेक्स बताते हैं, योनि बताते हैं, प्रजनन के सारी स्टोरी आप बताते हैं, क्या उससे अपमान नहीं होता है? भाषा का एक भाषा का फर्क हुआ है और इसको नीतीश कुमार जी ने माफी भी मांगा है। हिंदी, मुझे मेरा ये तो बड़प्पन है कि नीतीश जी देश का सम्मान करते, लोकतंत्र का सम्मान करते। उनको लगा कि कहीं अगर कुछ बातें मुझे कहने में, बोलने में अगर कुछ कमी आ गई, कुछ गलतियां हो गई, टंग स्लिप हो गया या जो कुछ भी हो गया, तो हम उन्होंने बैक माना। लेकिन जिसने महीनों 3 महीना मणिपुर में बेटियों का ब्लू फिल्म देखा, कभी जीवन में माफी नहीं मांगा, न वहां का मुख्यमंत्री मांगा और न प्रधानमंत्री जी मांगा। महिला बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी जी, जो महिलाओं को इज्जत की
जिम्मा लिया है इज्जत की रक्षा करने का, जिन्होंने कभी माफ़ी नहीं मांगा। आप बताओ, महिला पहलवानों की बेटियों के साथ जो बलात्कार करने वाला चंद्रभूषण, आप देखे होंगे, अगर पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा था तो उसमें प्रधानमंत्री के पीछे खड़े थे, आपने देखा होगा। और वो आदमी कह रहे हैं, वो आदमी आज कह रहे हैं जिनके पास कोई चरित्र नहीं है, जिनके पास बेटियों के लिए कुछ भी ये नहीं है, जो बेटियों को सती अनसुईया के रूप में लाना चाहता है, जो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को देखना चाहता है, जो इस देश में कुंती को रूप में देखना चाहता है, तो आप मुझे बताओ, जो इस देश में इस बेटियों को आप बताओ, आपको भी अच्छे तरह से पता है, देवदासी प्रथा के रूप में मनुस्मृति से लाना चाहता है। हम चाहते हैं, हाथ जोड़ के कहना चाहते हैं, ये सवाल उन्हीं से करिएगा। नीतीश जी के खासकर जो आप कह रहे हैं, नीतीश जी के आज कार्यों से घबरा गई है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का बोरिया बिस्तर बंधा गया और 5 राज्यों का चुनाव हो रहा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश का रिपोर्ट आ गया है, मुंह फुला हुआ है, सारे लोग मुड़ी नीचे करके बैठे हैं। और ये जो आपने हिमाचल और कर्नाटक देखा था और 7 राज्यों का उपचुनाव देखा था, उससे भी खराब खबर आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी उठने वाली नहीं है, चाहे वो नीतीश को कितना भी बुराई कर ले। और स्पष्ट रूप से मैं बता देना चाहूंगा कि नीतीश जी के ऊपर पत्थर फेंकने से पहले आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं, जिसका घर शीशा का होता है वो दूसरे घर पर पत्थर नहीं फेंकते। आपके पास इतने इल्जाम है, इतने आरोप है कि अगर हम कह रहे हैं कि अगर करोड़ों पेन और पेंसिल और पुस्तिका आ जाएगा, उसके बाद भी आपके गलत कारनामों को लिखा नहीं जा सकता। इतने अपराध आपके ऊपर हैं। 10 साल में जो हालात देश को ला करके रख दिया, बेटियों पर खासकर मैं कहता हूं, सहारनपुर को मैं बात उठाता हूं, कानपुर देहात का मामला उठाता हूं, मणिपुर का मामला उठाता हूं। बताइए, बीएचयू का भी घटना देखकर पूरे देश शर्मिंदा है। तो बताओ, भारतीय जनता पार्टी के नहीं कहे। और आप देखिए, ये भाजपा के प्रदेश का नेतृत्व करने वाले, दिल्ली हेडक्वार्टर के प्रदेश का अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और माननीय सांसद, अरे शर्म आती है, जो कल तक बेटियों का लहंगा को रिमोट से उठाता था, वो आदमी नीतीश कुमार पर आज उंगली उठा रहा है। कितनी शर्म की बात है। इसलिए मैं आज भी मैं कहता हूं, नीतीश जी भारत का रोल मॉडल हैं और भारत का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हैं, इंडिया का उम्मीदवार हैं। और निश्चित मुझे मालूम है, जब भारत का प्रधानमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बनेंगे, पूरे भारत का सर ऊंचा करेंगे, क्योंकि वो हमेशा महिलाओं के उत्थान के, आप निकालिए रिपोर्ट को, निकालिए, पहला राज्य बिहार है जहां बेटियों को साइकिल देकर, बेटियों को साइकिल दिया, बेटियों को पोशाक दिया, बेटियों को स्कूल में स्टाइपेंड दिया। अब बताओ, आज पहला राज्य है जहां बेटियां 100% बिहार में स्कूल जा रही है, पढ़ाई कर रही है। इसलिए नीतीश जी के विरोध करने का मतलब सूरज को दिया दिखाने के बराबर होगा। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारी खबरें आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।